दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है और मैं एक शराबी हूँ। और आज मुझे मौका मिला अपने ये ऑनलाइन ग्रुप में शेयर करने का। तो बड़ा ही खुश हूँ मैं। और ये जो टॉपिक है बॉन्डेज ऑफ सेल्फ, ये मेरे फेवरेट पसंदीदा चुनिंदा एरियाज में से एक है। मतलब ये किसी और मेंबर से ही बात हो रही थी तो उन्होंने ही मुझे बताया कि उनका भी फेवरेट है ये, कि बॉन्डेज ऑफ सेल्फ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 2005 में इन कमरों में आया था। और ये तो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे अंदर तो डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग थी नहीं। मेरे अंदर तो शराब छोड़ने की इच्छा भी नहीं थी। मुझे लगता भी नहीं था कि मैं शराबी हूँ। मुझे तो शराब छोड़ने की जो इच्छा है वो भी यहाँ पर ही मिली। और वो मुझे इसलिए मिली कि जब मैंने यहाँ पे लोगों को जीते हुए देखा, जिस प्रकार से जी रहे थे, जिस प्रकार से सोबर थे, जिस प्रकार से हंसते थे, जिस प्रकार से ठहाके मार मार के जीते, मतलब जिस जो जो जिनके जीवन था ना, उस जीवन ने मुझे इंटरेस्ट किया। और मुझे जो ये जो शराब से जो मुक्ति की चाहत है ना, ये दूसरी तीसरे दिन आई थी मुझे। उससे पहले तो मुझे लगता था कि मेरी समस्या ही नहीं है। तो आ, ये मैं जब प्रोग्राम में आता रहा, और मेरे ना कई चीजों से पर्दे उठे, कई चीजों से पर्दे उठे। और कई चीजों से मेरे को यहाँ पे एक लाइन थी कि गॉड रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ, ऐसा करके हम पढ़ते थे प्रेयर्स वगैरह में। गॉड रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ दैट आई मे बेटर डू दाई विल। मैं उसको सालों तक पढ़ता रहा, यहाँ पे कमरों में आकर लगभग 10 साल तक पढ़ता रहा कि गॉड रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ, गॉड रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ। भगवान मुझे मेरे स्वयं से मुक्ति दिला दे, मुझे मेरे स्वयं से मुक्ति दिला दे। और ये स्वयं था क्या और इसका मेरे पे क्या असर था, ये बात ढंग से समझ में आई नहीं थी। मैं स्टेप भी 2-3 बार कर चुका था। और मैं एक दिन ऐसा हुआ मेरे साथ कि पूना में मुझे आना पड़ा, सब कुछ नोएडा में छोड़ के, कुछ रहा ही नहीं था मेरे पास। तो मुझे पूना में आना पड़ा। और जब मैं पूना में आया मेरे पास कुछ बचा नहीं था। और मतलब धन दौलत कनेक्शन इस तरह से कुछ नहीं बचा था मेरे पास। मेरे पास मेरी बीवी मेरे साथ थी और मेरा बच्चा मेरे साथ था, जो उस समय 4 साल का था। उसके साथ मैं पूना में आया था और जब कुछ बचाने के लिए बचा ही नहीं तो मैंने कहा अब तो खुल के जी। और जब मैं खुल के जीने लगा तो मुझे धीरे धीरे ग्रेजुअली मुझे थोड़ी थोड़ी ना मेरे स्वयं से मुझे मुक्ति मिलती रही। तो 1 साल मैंने पूना में बिताया, फिर मैं पौंडीचेरी में आया तो मुझे और भी ज्यादा मेरे स्वयं से मुक्ति मिली। तो मैं नोएडा में अपने आप को बड़ा सिक्योर महसूस करता था कि भाई जान पहचान के लोग हैं, परिवार हैं, मेरा साथ दे देंगे। और सबसे बड़ी आपदाएं मेरे ऊपर नोएडा में ही आई। नोएडा में ही मैं बेसहारा खड़ा हुआ था। और जब मैं नोएडा छोड़ दिया, अनजान लोगों के बीच में आ गया, तो फिर कभी गिरने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर ऐसा लगा कि भगवान ने ही मुझे अपने हाथों में उठा लिया। तो ये मेरा अनुभव रहा जीवन का कि जब भी मैं सेफ्टी नेट के अंदर होता हूँ तो मैं सबसे खतरनाक जगह पे होता हूँ। जैसे ए में भी कहते हैं ना कि जब शराबी अकेला होता है तो सबसे बुरी कंपनी में होता है। तो वो इसीलिए कहते हैं कि जब मैंने रियलाइज भी किया कि वो इसीलिए कहते हैं कि जब शराबी केवल अपने साथ होता है ना, अपने स्वयं के अंदर होता है, तो ही इज इन एक्चुअली अ वेरी बैड कंपनी। तो इसी के बारे में मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पे इसके मेरे जीवन पे इस स्वयं का क्या फर्क पड़ा, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मैं जब दोस्तों मेरा जो स्वयं शुरू हुआ, वो शुरू कब हुआ मुझे इस बात का ज्यादा अंदाजा है नहीं। परंतु मुझे 7वीं कक्षा में था, मैं 7th स्टैंडर्ड में था। और ये इंसिडेंट्स मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। तो मेरे घर में तो मेरे पिताजी की मृत्यु जब हो गई थी जब मैं 4 साल का था। मैंने किसी को भी अपने घर के अंदर ना बाइक गाड़ी ये सब चलाते हुए देखा नहीं, ना मेरे घर में ये चीजें हुआ करती थी। लेकिन सीख रहा था मैं, दोस्तों के साथ बाइसिकल सीख रहा था। तो मेरे को डर बहुत लगता था कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो मैं ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाता था बाइसिकल राइड करने में। तो मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो उस दिन मैं बाइसिकल चला रहा था। बाइसिकल मेरी नहीं थी, मेरे दोस्त की थी। मेरा दोस्त पीछे बैठा हुआ था बाइक के, मैं बाइसिकल के। तो सामने से एक ट्रक आ रहा था। उन दिनों नोएडा की रोड्स खाली हुआ करती थी, 1992-93 की बात रही होगी। उन दिनों नोएडा की रोड्स खाली रहा करती थी। तो सामने से एक ट्रक आ रहा था और मेरा हाथ जो था वो शेक कर गया, मेरा हाथ जो था वो हिल गया, कंपन कर गया। ट्रक तो निकल गया, लेकिन मेरे पीछे जो दानव मेरा दोस्त बैठा हुआ था,
ट्रक से तो बचना आसान था, पर उससे बचना बड़ा मुश्किल था। अच्छा, वो लड़का जो था वो मेरे मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी का बेटा था, खेलने में सबसे अच्छा था, सबसे ज्यादा पैसे उसके पास रहते थे, तो कुल मिला के उसके पास एक हीरो जैसी छवि थी हम लोगों के बीच में। तो जब वो ट्रक निकल गया तो उसने मेरे से कहा साइकिल रोक। मैंने साइकिल रोकी। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे ये कहा कि जब भी सामने से कोई गाड़ी आती है तो तेरा दिमाग शून्य पे आ जाता है, तेरा दिमाग जीरो पे आ जाता है, और तू जिंदगी में कभी बाइक राइड नहीं कर पाएगा। मैं डरा हुआ था, मैं चिंतित था, मैं पहले ही गिल्ट में था कि तुझसे गलती कैसे हो गई, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो। और जब भी आदमी चिंतित होता है, एंग्शियस होता है, डरा हुआ होता है, उसे लगता है कि उसने पाप कर दिया, ऐसा आदमी किसी की कोई भी बात मान लेता है, उसके लिए किसी की कोई बात भी पत्थर की लकीर हो जाती है। तो मुझे उस आदमी ने, उस लड़के ने जो कहा कि तू कभी जिंदगी भर ड्राइव नहीं कर पाएगा, राइड नहीं कर पाएगा, तेरा दिमाग शून्य पे आ जाता है, मैं उसकी बात मान गया। मैं उस समय 12 साल का था। मेरे फिर आगे चल के मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, मैं पैदल ही पैदल उनको घसीटता था, कभी रिक्शे में घसीट रहा हूँ, कभी ऑटो रिक्शा में घसीट रहा हूँ, कभी बस में घसीट रहा हूँ, मीटिंग लेके जा रहा हूँ, 1 घंटा जाने में लग रहा है, 1.5 घंटा आने में लग रहा है, टाइम पे खाना नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन मैं अपने स्वयं से बिल्कुल परिपूर्ण था कि मेरे बस की बाइक चलाना नहीं है, मेरे बस, मेरा दिमाग शून्य पे आ जाता है, मैं इनको घसीट घसीट के ले जा रहा था। मेरा बेटा लगभग 3.5 साल का था, तो जो प्ले स्कूल, स्कूल में एडमिशन हो गया था, लेकिन जो नर्सरी, प्री नर्सरी टाइप की जो क्लासेस होती हैं उनमें था। तो जो उसका स्कूल था वो लगभग 3-4 किलोमीटर दूर था। उसके लिए 1.5 किलोमीटर पैदल पैदल चल के जाना पड़ता था, फिर एक ऑटो मिलता था जो स्कूल के दरवाजे पर उतारता था। तो मैं अपने छोटे से बेटे को बैग लेके उसको पैदल पैदल ले जाता था 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को, और जब दोपहर होती थी, दोपहर को वापस लेके आ रहा होता था, तब मेरा बेटा कहता था, पापा हमारा स्कूल बहुत दूर है, हमारा घर बहुत दूर है। और मेरे एक दोस्त के पास बाइक हुआ करती थी, वो उसका अक्सर कभी कभार वो दोस्त आ जाता था हम दोनों को पिक करने के लिए, उसका बड़ा खुश होकर वेट करता था वो। लेकिन तब भी मैं अपने स्वयं से बाहर नहीं निकला। मेरे बस की बाइक चलाना है नहीं, मेरा दिमाग जीरो पे आ जाता है। मुझे एक तांत्रिक मिला, तांत्रिक टाइप का आदमी था। उस तांत्रिक ने कहा कि तुम बाइक क्यों नहीं चलाते हो। मैंने कहा मुझे डर लगता है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो। कहते हैं ऐसी जिंदगी को जीने से फायदा भी क्या जिसमें बाइक ना चले। अरे एक्सीडेंट होगा होगा, लेकिन जिंदगी ऐसी बिना बाइक के। पर मुझे फिर भी मेरे स्वयं से मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई। तो दोस्तों, मैं एक दिन कालांतर में पौंडीचेरी आया। जब मैं पौंडीचेरी आया तो मैंने देखा यहाँ पर महिलाएं जो होती थी, वो एक्टिवा स्कूटर होता है ना, उस पे बैठती थी, 2-3 बच्चों की माँ, और मतलब हर एज की लेडी, ओल्ड लेडीज भी, 60-70 ईयर्स की लेडी भी स्कूटर को 40-50 पे भगा कर ले जाती थी। और जो स्त्री सब्जी बेचती थी, जो स्त्रियां चला रही थी। दोस्तों, मुझे ना एक दिन एक ख्याल आया, मैं रोड पे खड़ा हुआ था और वहां पे रेड लाइट थी, तो 4-5, एक एक के बाद एक 4-5 लेडीज अपना स्कूटर को लेके खड़ी हुई थी, एक्टिवा टाइप के जो स्कूटर्स होते हैं। मेरे को ख्याल आया, यार ये स्त्री साड़ी में है, इसकी उम्र 50-60 साल है, तेरे जैसे तो इसके बच्चे हो गए, ये स्कूटर चला सकती है, और तू तो फिर भी एक स्पोर्ट्समैन रहा है, तू तो फिर भी एक फास्ट बॉलर रहा है, तेरे में कौन सी ऐसी कमी है जो तू नहीं चला सकता। और मुझे वो पहली बार समझ में आया कि मैं केवल एक सोच में अटका हुआ हूं, उस इंसिडेंस में अटका हुआ हूं, उस बात में अटका हुआ हूं जो 12 साल की उम्र में कही गई थी। तो दोस्तों, मैंने एक स्कूटर लिया, और जब स्कूटर लेके मैं, और यहाँ पे एक मेंबर है, उसने मेरी बहुत मदद की, तो मैं और वो मेंबर चलाना जानता था स्कूटर, तो स्कूटर लेके आए, तो एक खाली मैदान में गए, स्कूटर चलाना मैंने सीखा। मुझे आधा घंटे में स्कूटर आ गया, स्कूटर लेके मैं घर पे आया अपने आप। मुझे स्कूटर चलाना सीखने में आधा घंटे का समय लगा, 30 मिनट का, लेकिन मुझे मेरे स्वयं से निकलने में 24 साल लगे। स्कूटर चलाना केवल आधा घंटे की बात थी, लेकिन स्वयं से निकलना मेरे लिए 24 साल का खेल रहा। बीच में जितनी मैंने पीड़ा झेली, जितनी यातनाएं झेली, जितनी अवहेलनाएं झेली, जो भी मैंने झेला, वो एक दूसरी बात है, लेकिन मुझे स्वयं से निकलने के अंदर 24 साल लगे। मैं केवल अपने स्वयं में फंसा हुआ था, मेरे बस की चलाना नहीं है, मैं चला नहीं सकता, मेरा दिमाग शून्य पे आ जाता है। और जब रियल में टेस्ट करके देखा तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने देखा कि मैं अपने स्वयं में फंसा हुआ था।
तो जैसे होता है ना कि एक जो जो एक हाथी होता है ना, हाथी, एलिफेंट। तो हाथी जब बच्चा होता है ना, बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है, तो हाथी को कंट्रोल कैसे करते हैं? तो छोटा सा जब बच्चा, हाथी तो बड़ा होकर बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तो हाथी जब छोटा सा होता है ना, तो उसके पैरों में लोहे की चेन डाल देते हैं और उसको एक एक लकड़ी के स्टंप को जमीन में गाड़ के उसे मोटे से तने से किसी पेड़ से या किसी और चीज से बांध देते हैं। तो छोटा सा बच्चा होता है, ताकत लगाता है छूटने की, नहीं छूट पाता क्योंकि बेड़ियां लोहे की होती हैं, मोटा सा स्टंप होता है जिसमें उसको बांधा हुआ होता है। बहुत कोशिश करता है, नहीं निकल पाता, फिर कोशिश करता है, अगली सुबह नहीं निकल पाता, फिर कोशिश करता है, नहीं निकल पाता, फिर कोशिश करता है, नहीं निकल पाता, क्योंकि उस समय शक्ति नहीं होती। लेकिन इस प्रक्रिया में जब छोटे से बच्चे को बांध के रखा गया है, पैरों में पैरों में बेड़ियां हैं, निकल नहीं पा रहा, इस प्रक्रिया में एक खास बात होती है, उस बच्चे के दिमाग में एक लिमिटेशन बन जाती है कि ये बेड़ियों को नहीं तोड़ सकता। तो जब हाथी बड़ा हो जाता है ना, तो हाथी के पैर में जो प्लास्टिक की छोटी मोटी, बस जैसे छोटी मोटे खिलौने टाइप की एक चेन उसके पैर में डली रहती है। अब हाथी इतना शक्तिशाली है कि पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन केवल पैर में चेन डली रहती है। उस चेन को देखकर हाथी को वो याद आता रहता है कि बचपन में उसने कोशिश करी थी, तोड़ नहीं पाया, तो अब भी वो भागने की कोशिश इसलिए नहीं करता कि पैर में चेन पड़ी हुई है, जबकि वो चेन खुली हुई होती है, वो चेन उसे रोक नहीं सकती। अब कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन हाथी के स्वयं का एक हिस्सा बन जाता है कि मैं चेन नहीं तोड़ सकता, मैं चेन के रहते भाग नहीं सकता, मैं चेन के रहते, चैन है, बेड़ियां जो पड़ी हुई हैं पैर में, इनके रहते अब इससे निकल नहीं सकता। तो मेरी हाथी को तो वो बेड़ियां भी दिखती हैं और बेड़ियों से उसके दिमाग में स्मृति भी रहती है कि उसने बचपन में कोशिश करी थी, नहीं हो पाया, तो एक लिमिट बन गई है उसकी। ऐसे ही मेरे दिमाग में भी की स्मृति रहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पैर में बेड़ियां हैं, मैं आजाद नहीं घूम सकता, मैं खुश नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे पे ऐसी लिमिटेशन है, मेरे पे वैसी लिमिटेशन है, मेरी स्मृति में ऐसी बेड़ियां हैं। ये वो स्वयं है मुझे जिससे मुक्ति पानी है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब मतलब स्कूल में था, तो एक बड़ा पढ़ने लिखने में एक अच्छा बालक था, तो मैं अपने आप को बड़ा संस्कारी समझता था और संस्कारी समझता था। वो ढीली ढीली पैंटें होती है ना, वो पहनता था, बैगी टाइप की जो पैंटें होती हैं। तो मैं जीन्स वगैरह नहीं पहनता था। जब मैं 12th क्लास में आ गया तो जीन्स वगैरह का फैशन हो गया। 1997-98 की बात है, सब लड़के जीन्स पहनने लगे। अब ये बात आपको सुनने में अजीब सी लगेगी, पर जिस पृष्ठभूमि से मैं आया हूँ वहां पे जीन्स पहनना थोड़ा सा एडवांस माना जाता था। मैं एडवांस मानता था और कोई नहीं मानता था। तो बाकी के लड़के जीन्स पहनने लगे थे और जीन्स पहनने लगे थे, तो मेरा भी मन करता था कि मैं जीन्स पहनूं, पर मुझे केवल जीन्स पहनने में 3 साल लगे। 1997 से 98, 99 और 2000, 3 साल में मैं अपने आप को रेडी कर पाया इमोशनली कि आई कैन पुट ऑन अ जीन, कि मैं जीन्स पहन पाऊं। स्वयं से निकलने में मुझे इतना लंबा समय लगता है। मैंने 2014 तक, मैं तो 2002 से काम करने लगा था। आई हैड अ गुड जॉब सिंस 2002। तो उसके बाद 2005 में मैं ए में आ गया था और ए में आने के बाद तो मेरा रेगुलर जॉब था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन 2014 आते आते अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह छा गए थे। जो किताबों की दुकानें थी वो बंद हो गई थी। अब मेरा किताब खरीदने का मन करता था, तो मैं बार बार मार्केट में जाता था, किताब मिलती नहीं थी, मैं मायूस होकर आ जाता था। गलगोटिया जैसे जो बुक सेंटर थे बंद हो चुके थे, मेरे को बड़ी परेशानी होती थी। तो ये जो किताबें थी ये अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाती थी, पर पता नहीं के अंदर मेरे कौन सी ऐसी लिमिटेशन थी जो कहती थी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करने चाहिए। अगर तूने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे तो तेरे अकाउंट का सारा पैसा उड़ा के ले जाएंगे वो। और जबकि अकाउंट में कोई पैसा मैं छोड़ता नहीं था। मैं बैंक पे भी विश्वास नहीं करता था कि मैंने इस पे अगर अपनी जो भी 20-25-30 हजार सैलरी अगर छोड़ दी तो बैंक इसको गबन नहीं कर जाएगा। मैं प्राइवेट बैंकों पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं करता था, पता नहीं क्यों। और इसलिए मैं कभी अमेजोन से कुछ ट्रांजैक्शन नहीं करता था। मेरे स्वयं में ऐसा लिखा हुआ था कि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं किताबें इसलिए नहीं खरीद पा रहा था, इसलिए नहीं कि किताबें अवेलेबल नहीं थी, पर जिस तरीके से किताबें अवेलेबल थी वो जो तरीका था वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का था।
और मेरा जो स्वय था ना, मुझे अलाउ नहीं करता था मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करूं। क्यों, ये आज तक मुझे नहीं मालूम। किसी ना किसी तरह की लिमिटेशन मेरे में ऐसी थी कि मुझे लगता था कि अगर मैं ट्रांजैक्शन करूंगा तो मेरे पैसे चुरा लेंगे, मेरे से कुछ गबन हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की खबरें पढ़ता था मैं कि ऑनलाइन अकाउंट से पैसे निकाल लिए, ऑनलाइन अकाउंट से पैसे चुरा लिए, इस तरह की खबरें पढ़ता था। तो मुझे पता नहीं, बड़ा डर लगता था। मैं अपने स्वयं ही अटका पड़ा था। मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता था, किताबें नहीं लेता था जो मेरे इतनी आसानी से मुझको घर बैठे मिल सकती थी। तो मेरे को ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और मैं जब जॉब करता था, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे ना छुट्टी मांगने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैं ऐसे ही छुट्टी मांग लेता था। मैं एक ही दिन छुट्टी ऐसे ही मार लेता था और दूसरे दिन ये सोचता था कि बॉस को जाऊंगा, शक्ल दिखाऊंगा तो बॉस कहेगा कि पिछली छुट्टी क्या मारी, तो बताएगा क्या। और मैं इस बात को दिमाग में सोच के एम्बेरस हो जाता था। मैं दूसरे दिन की छुट्टी भी मार लेता था। फिर मैं दूसरे दिन ये सोचता था अब तो 2 दिनों की छुट्टी हो गई, बॉस के सामने जाएगा, एम्बेरस होगा, बॉस ये कहेगा, बॉस ये कहेगा, बॉस ये कहेगा। तीसरे दिन भी छुट्टी मार लेता था और मेरी नौकरी छूट जाती थी। ऐसे करके ऐसा कई बार हुआ है मेरे जीवन में। मैं स्वयं ही अटक जाता था। एक बार तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उन दिनों यूजिंग में था, ए में नहीं आया था। तो मैंने जॉब पे जाना ऐसे ही छोड़ दिया। एक दिन पी लिया। नाइट जॉब होता था, मैं बीपीओ में काम करता था। पी ली तो पी के कैसे जाऊं ऑफिस में, मैं नहीं गया। अब अगले दिन गिल्ट हुआ कि वो कल क्यों नहीं आया था, बिना बताए क्यों नहीं आया था, ये तो पाप था। नो कॉल नो शो तो बहुत बड़ा पाप था। अब अगर तू जाएगा तो फिर तुझे पकड़ देगा वो। तो मैं दूसरे दिन भी नहीं गया। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। लेकिन मुझे लगा कि भाई जॉब तो चाहिए, पैसे वैसे खत्म हो चुके थे, जॉब तो चाहिए। तो मैंने उसे कॉल किया। उस बंदे ने कहा कि डू यू वांट टू वर्क, यस और नो। मैंने कह दिया यस सर, कम टू ऑफिस इमीडिएटली, अभी आ जाओ ऑफिस। और मैं फिर भी ऑफिस नहीं पहुंचा, जबकि मुझे जॉब की बहुत जरूरत थी। बहुत जरूरत थी कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, फलाने आदमी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। 1 महीने से मैं क्यों नहीं आया, पूछेगा 1 महीने से क्यों कॉल नहीं किया, पूछेगा 1 महीने से क्या कर रहे थे, 1 महीने से मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं इसी स्वयं में, जो मेरी खुद की थिंकिंग थी ना, मैं इसी थिंकिंग में अटक गया। मैं उस नौकरी पे पहुंचा ही नहीं। मैंने जीवन में पता नहीं कितनी कितनी चीजें इसलिए छोड़ दी कि मैं थिंकिंग में अटक गया अपनी। मेरी तो ड्रिंकिंग का मेन कारण ये था, मैं थिंकिंग में अटका हुआ आदमी था। मैं उस जॉब पे पहुंचा नहीं। तो मैं ये देखता हूं कि मैं अक्सर, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी, मेरे को बाहर की अगर बेड़ियां हो ना, अगर वाकई मेरे शरीर पे जंजीरें बंधी हो तो मुझे दिख जाएंगी कि ये जंजीरें हैं, इनको खोलना है। यहाँ पे दुर्भाग्य कहिए या अतिशयोक्ति कहिए, यहाँ पे जंजीरें हैं, बहुत मजबूत जंजीरें हैं, पर वो लोहे की नहीं है। ईगो ने जो गेम खेला है ना, बहुत तगड़ा गेम खेला है। अगर वो लोहे की जंजीरें बनाता ना तो मुझे दिख जाती और शायद मैं उन्हें तोड़ने की कोशिश करता, या कम से कम जब जंजीरें खुलती तो मैं भागने की कोशिश करता जिंदगी में आगे। परंतु वो जंजीरें जो है ना, मेरी सोच में ही डाल दी। और क्योंकि मैं केवल फिजिकल चीज, जो चीज मटेरियल से बनी हुई है उसी को देख सकता हूं। जैसे मेरे पास गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, मेरे पास एक बहुत बड़ी कोठी हो, तब तो मैं अपने आप को अमीर मान लूं। पर जब तक ये फिजिकल एविडेंस ना हो तब तक तो मैं अपने आप को अमीर भी नहीं मानने वाला। तो मेरे को अगर फिजिकल चीजों को दिखना बहुत जरूरी हो जाता है मेरे लिए। जब तक फिजिकल चीजें दिखे नहीं तो मैं मानता नहीं। एक्चुअली भगवान को मानने में भी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो फिजिकली आके इंटरव्यू नहीं देता। अगर वो फिजिकली आके मुझसे हाथ मिलाए, मेरे साथ जाए, मेरे साथ काम करके दिखाए जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, तो भगवान को मानने में तो आसानी हो। लेकिन फिजिकली मैं उसे देख नहीं सकता, उसे टच नहीं कर सकता, तो इसलिए मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो मेरे को प्रॉब्लम उन चीजों को समझने में होती है जो फिजिकल नहीं होती। और ये जो मेरी जो बॉन्डेज ऑफ सेल्फ है ना, ये फिजिकल नहीं है। ये एक तरह की इमोशनल बॉन्डेज है, ये एक तरह की थिंकिंग बॉन्डेज है, एक साइकोलॉजिकल बॉन्डेज है। तो मुझे जो अपनी बॉन्डेज ऑफ सेल्फ जो है ना, वो मुझे दिखती ही नहीं है। मुझे लगता है, मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं अपने आप को बांधे पड़ा हूं। मुझे वो आदमी जिस पे बेड़ियां बंधी हुई हैं, वो तो मुझे दिख जाता है कि ये बंदी है। पर जिस आदमी ने मेरी तरह, इसका शरीर खुला हुआ है, शर्ट पहनी हुई है, कोई बेड़ी नहीं दिख रही है, वो बंदी है, ये दिखता ही नहीं मुझे।
क्योंकि मेरा मानना ये है कि बंदी वो होता है जिस पे लोहे की बेड़ियां हो। क्योंकि लोहे की बेड़ियां हैं नहीं तो मुझे अपना बंधन दिखता नहीं। ये मुझे अपनी जब लाइफ स्टोरी लिखता हूं ना तो देखना पड़ता है कि मेरे पे किस तरह से बॉन्डेज ऑफ सेल्फ अप्लाई हो रही है। तो जैसे जैसे मैं बता रहा था कि ये एक जमाना था ना कि जब सती प्रथा होती थी। नरेंद्र भाई, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी जी ऋषि भाई। थैंक यू वेरी मच। तो एक जमाना होता था ना, सती प्रथा होती थी। तो किसी स्त्री का पति मर जाता था तो जो स्त्री होती थी वो खुद चिता में कूद जाती थी। क्योंकि उस समय की प्रथा ऐसी थी, सोच ऐसी थी, कन्विक्शन ऐसा था, अगर पति नहीं है तो तेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, कारण चाहे जो भी रहा हो। अगर पति नहीं है तो तेरे को जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। और वो सती प्रथा तो खत्म हो गई जिसमें वाकई में स्त्रियां चिता में कूदती हुई दिखाई देती थी। लेकिन विचारों में सती प्रथा अब भी जिंदा है। मैं स्त्रियों की बात नहीं कर रहा, मैं आदमियों की बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, स्त्रियों से मतलब नहीं है। वो एक रूप में आज भी जिंदा है। जैसे मैं जब चेस का खेल खेलता था ना, तो जो क्वीन होती है जिसे रानी कहते हैं, जैसे ही वो मरती थी मेरी स्पिरिट डाउन, अब रानी के बिना क्या खेलना। और जैसे क्रिकेट मैच आता था ना एक जमाने में, तेंदुलकर आउट तो टीवी भी बंद, अब क्या मैच देखने का फायदा। ऐसे मुझे अपने दिमाग में जब देख के लगता है ना कि भाई मैं फलाने कॉलेज से ग्रेजुएशन करना चाहता था, वो नहीं हो पाई, अब कैरियर क्या बनेगा, स्पिरिट ही खत्म। सती प्रथा है, पति के नाम का जो कॉलेज एजुकेशन थी वो तो मर गई, पति की जगह वो मर गई। चिता पे मेरी एस्पिरेशन चढ़ गई, चिता पे मेरी संभावनाएं चढ़ गई, चिता पे मेरे सपने चढ़ गए। फलानी लड़की से शादी करना चाहता था तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, अगर उससे शादी हो जाती तो क्या बात होती, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, ऐसे ही सोचता था मैं। फलानी लड़की ने मुझे किसी और से शादी कर ली, अब फलानी लड़की ने किसी और से शादी कर ली, मेरा वैवाहिक जीवन अब अच्छा नहीं हो सकता, अब मेरे जीवन में खुशी नहीं आएगी, मेरे जीवन में रोमांस नहीं आएगा। बॉन्डेज ऑफ सेल्फ, आहुति दे रहा हूं मैं। जिसको मरना था वो तो मर गया, जिसको जाना था वो चली गई, और जो आ गई है उसके साथ मैं संभावनाएं खत्म कर देता हूं, है ना। तो अब जिस कॉलेज में एजुकेशन हो सकती थी नहीं हुई, और भाड़ में गया, पर जिसमें हुई है मैं उसका पूरा फायदा नहीं उठा रहा। बॉन्डेज ऑफ सेल्फ, मेरा सेल्फ तो उसी कॉलेज में अटका हुआ है, मेरा सेल्फ तो आज भी उसी लड़की में अटका हुआ है, मेरा सेल्फ तो पर्टिकुलर कंपनी में अटका हुआ है। अगर वहां पे कुछ होता, वो हो जाता, तो आज जिंदगी बढ़िया होती। तो मेरा जो सेल्फ है पता नहीं किस किस चीज में अटका हुआ है और मुझे रिलीज करना पड़ता है। तो मैं कहीं पे किसी पर्टिकुलर कॉलेज से पर्टिकुलर स्ट्रीम में इंजीनियरिंग करना चाहता था, वो नहीं बन पाई बात। जब वो बात नहीं बन पाई, मेरी तो जिंदगी में आगे बढ़ने की सारी एस्पिरेशन खत्म हो गई। और ये बात पता कब चली, ए में आके पता चली, तेरी तो जिंदगी में जिंदा रहने की एस्पिरेशन खत्म हो गई। फिर जिंदगी में जो भी आता गया, पेटी जॉब, बीपीओ टाइप का कोई भी जॉब हो गया, ऐसा जॉब हो गया, वैसा जॉब हो गया, करने लगा। कोई सपना ही नहीं था मेरा। और मेरा एक बहुत ज्ञानी दोस्त है, वो कहता है कि ये मानता हूं कि जिंदगी सांसों पे चलती है, पर सांसें सपनों पे चलती हैं। तो मैं तो उसमें फंस गया था बिल्कुल, कि फलाने कॉलेज से एजुकेशन नहीं हो पाई, उस तरह का इंजीनियर नहीं बन पाया, उस तरह का कैरियर नहीं बन पाया। अब क्या है, अब तो सब कुछ टेम्पल डोनेशन है, मंदिर का भंडारा है, भंडारे में क्या कोई। तो मेरी तो एस्पिरेशन खत्म हो गई, मेरी तो बॉडी लैंग्वेज गिर गई। मेरे को अब भी याद है, मैं हमेशा शर्मिंदा रहता था अपने ऊपर। और पता कैसा चला कि शर्मिंदा रहता था, हमेशा रोड पे नीचे देख के चलता था, जमीन की तरफ। और जो लोग अक्सर जमीन की तरफ देखते हुए चलते हैं वो शर्मिंदा होते हैं अपने ऊपर। मैं भी शर्मिंदा रहता था अपने ऊपर। क्यों? उस कॉलेज में नहीं पहुंचा, उस कंपनी में नहीं पहुंचा। अब तक तो तुझे बहन की शादी कर देनी चाहिए थी, अब तक तो तुझे एक घर ले लेना चाहिए था, अब तक तो तेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए थी, और अब तक वो नहीं हुआ था। तो शर्मिंदा था, लोगों के सामने सर झुका के चलता था।
किसी भी आदमी ने रोड पे मेरी गर्दन पकड़ के सर मेरा नीचे नहीं करा, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। किसी आदमी ने, आते जाते आदमी ने मुझसे ये नहीं कहा सर ऊपर करके क्यों चल रहा है, नीचे करके चल। पर मेरा सर नीचे रहता था। क्यों रहता था? बॉन्डेज ऑफ सेल्फ। भार लटका रहता था, मेरे कंधे भारी थे, बस भार दिखता नहीं था। वेट तो था उन पे, बोझ तो था उन पे, पुरानी करी हुई गलतियों का बोझ था। उस कॉलेज में नहीं पहुंचा इस बात का बोझ था। इस बात का दुख था कि पिताजी की मृत्यु जब मैं 4 साल का था जब हो गई। पता नहीं क्या क्या दुख थे। और अगर औरंगजेब पैदा ना होता तो ऐसा होता, अगर औरंगजेब को दाराशी को मार देता तो ऐसा होता, अगर दाराशी को जीत जाता तो ऐसा होता, अगर बाबर आता तो ऐसा होता, ना आता तो ऐसा होता। मैं तो पता नहीं किस किस बोझ से घुसा पड़ा, किस किस बोझ से अटका पड़ा था। भारत की तस्वीर कुछ और होती। अरे भारत की तस्वीर अब भी कुछ और हो जाएगी, तो खड़ा तो हो, ऊपर तो मुंह कर। तो इतिहास की किताबों को मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मुझे इतिहास की किताबों में बहुत रुचि रही है, इतिहास का बहुत अच्छा खासा ज्ञान भी रखता हूं। मेरे को जहां तक पता है कि अगर 15 घंटे लेक्चर दूं तो एक बार भी किताब में देखूंगा नहीं कहीं पे एक भी फैक्ट। पर मैं उस वो जो नॉलेज है ना मेरी, वो ना होती तो ज्यादा अच्छा रहता। मेरी बीवी को इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता, पर वो खुश रहती है, उसे पता है अपने जीवन को कैसे आगे चलाना है, वो बढ़िया से कपड़े पहनती है। और मुझे इतिहास का इतना ज्ञान था कि मैं साला जीन्स नहीं पहन पा रहा था, एक स्कूटर नहीं चला पा रहा था। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मतलब साइड नहीं ले रहा, पर सौरव गांगुली जब कैप्टन बने तो उनसे बताया गया कि भैया हमारा पाकिस्तान में कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा क्रिकेट का, क्रिकेट की बात कर रहा हूं बस। उसने कहा मैं इतिहास में बहुत कमजोर हूं भाई साहब, मुझे नहीं पता अच्छा रहा है नहीं रहा, मेरे लिए सही मैच है, मैं खेलूंगा। और वो खेला और सीरीज जीता। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा इतिहास बहुत अच्छा है। मेरे जैसे शराबी का ना इतिहास पे पकड़ बहुत अच्छी है। मैं जब अपनी बीवी को कहीं लेके जाता था ना, तो मॉल वगैरह लेके नहीं जाता था जहां लाइट हो, जहां पे चमचमाती लाइट हो, चमचमाते शोरूम हो, खाना हो, ये हो, डांस हो। मैं कहां लेके जाता था? डूबती हुई शाम में किसी टूटे खंडर में, और खंडर की दीवारों से जो डूबता हुआ सूरज दिखता था ना, मन को चैन मिल जाता था। दुनिया लुट गई है, दुनिया लूट गई है इस आदमी की। मुझे लगता था गंभीर आदमी ही मैच्योर आदमी है, बाकी तो सारे गोविंदा हैं। ये गोविंदा है, मतलब गोविंदा करके एक शब्द हमारे यहाँ होता है, और मतलब जो ऐसी फूहड़पन है बाकी सब कुछ। मुझे लगता था जीवन का असली अर्थ तो दुख दर्द में है। शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी ही है। ये गजल तो मुझे इतनी अच्छी लगती थी, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी गजल सी कमी सी है। मेरी उम्र 25 साल, मैं मतलब ऐसे जैसे लोग कहते थे टॉल डार्क एंड हैंडसम, तो सब कुछ ठीक था भाई, जिंदगी आगे बढ़ रही थी। मेरी शाम से आंख में नमी सी है, पता नहीं किस चीज के लेके नमी थी मुझे। मेरे पिताजी 4 साल की उम्र में मर गए, जैसे किसी के पिताजी मरा ही नहीं करते हैं। मैं उस कॉलेज में नहीं पहुंचा जैसे हर आदमी दुनिया का उसी कॉलेज में पहुंचता है। मुझे पर्टिकुलर कंपनी में नौकरी नहीं मिल पाई जैसे हर किसी को उसी कंपनी में नौकरी मिलती है। मैं पर्टिकुलर टाइप का प्रोफेशन नहीं पा पाया जैसे हर किसी को वही प्रोफेशन मिलता है। मेरी शक्ल वैसी नहीं है जैसे हर किसी को वैसी ही शक्ल मिलती है। मेरी बीवी वैसी नहीं है जैसे हर किसी को वही बीवी मिलती है। पता नहीं शाम से आंख में नमी सी है। तो मैं बचपन से ही गंभीर था। मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूं कि मेरे को शराब ने तो मेरे को दिखा दिया, थोड़ा सा बढ़ा के, गमगीन में थोड़ा और गमगीन हो गया, खुशी में थोड़ी और खुशी आ गई। शराब ने तो बस जो गंदगी थी ना वो साफ कर दी, पानी की तली में क्या पड़ा हुआ है वो दिखा दिया। शराब ने कुछ जोड़ा नहीं है, शराब ने तो दिखा दिया कि पानी की तली में पड़ा हुआ क्या है। तो मैं तो बहुत ज्यादा सेल्फ मेड का आदमी था। कहते हैं ना कि एक बार जैसे एक गरीब आदमी होता है ना, अगर अकस्मात उसके पास पैसे भी आ जाएं उसके पास, मतलब कोई मुआवजा मिल जाए, कोई लॉटरी खुल जाए, कुछ और हो जाए, पैसे भी आ जाएं, तब भी वो अमीर नहीं बन पाता कभी। वो बेचारा कंजूस बन जाता है पर अमीर नहीं बन पाता।
मैं नोएडा में रहता था, काफी सारे थे ऐसे गुजर लोग जिनके पास आजकल करोड़ों रुपए आ चुके थे, उनकी मंथ की इनकम 15 लाख 20 लाख हो चुकी थी, लेकिन बेचारे सिगरेट नहीं पी पाते थे, बीड़ी पीते थे 500 की, पैर में चप्पल नहीं पहनते थे, पैर नंगे ही चले जाते थे, और चप्पल पहनते थे तो हवाई चप्पल पहनते थे। उनके बच्चे तो फिर भी ठीक थे, थोड़े गाड़ी वाड़ी चलाते थे, लेकिन जिस आदमी, जो मेन आदमी होता था, क्योंकि उसने गरीबी देखी थी, तो बेचारे के पास पैसा तो आ गया पर अमीर नहीं बन पाता था, बेचारा कंजूस बन गया। उसको लगता था पैसा चला गया तो दोबारा कैसे आएगा, अपने स्वयं में अटका पड़ा है, उसी स्वयं में अटका पड़ा है जब पैसा नहीं हुआ करता था। तो आज समय बदल चुका है, वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मेरी हालत भी तो ऐसी है, मैं भी तो उस हाथी की तरह हूं जिसके पैर में जब बेड़ियां थी बचपन में, चल नहीं पाता था। बचपन में मुझसे केरोसिन ऑयल गिर गया, और गिर गया, 5 लीटर केरोसिन ऑयल था, गिर गया मुझसे, और केरोसिन ऑयल से उन दिनों चूल्हा जला करता था। पिताजी के मरने की बात है, छोटा था मैं, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। बात थी कभी की 5-6 साल का था, उन दिनों परेशानी रही होगी कुछ, था कि 6-7 साल का रहा होऊंगा, गिर गया मुझसे, बहुत पिटाई हुई मेरी। लेकिन आज भी अगर मुझसे कोई 50 रुपए का नुकसान होता है ना, मुझे दुख होता है। आज मेरे लिए 50 के 50,000 भी मायने नहीं रखते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन दुख होता है अंदर से। क्यों? क्योंकि आज भी ना वो स्वयं काम कर रहा है। जब बच्चा था, आई वॉज नॉट केपेबल ऑफ पेइंग इट ऑफ। आज मैं बच्चा नहीं हूं, आज मैं पूरा हाथी हूं, ये जो प्लास्टिक की जंजीरें मुझे रोक नहीं सकती। आई कैन गो बियॉन्ड इट। आज भी मैं अपने स्वयं में अटका पड़ा हूं। वो तो थैंकफुल है कि मैं ए में आते 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 अपनी जो रिएक्शंस होती है ना, उनको रोक लेता हूं, अपने ऊपर हार्श हो जाता हूं, बट एटलीस्ट व्हेन समथिंग गेट्स डन, मेरी वाइफ कुछ कर दे या मेरा बेटा कुछ कर दे, मैं उन पे गुस्सा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। थैंकफुली अब तो मैं सोच सोच के मेरे दिमाग से ये बातें निकल चुकी है, पर आज मैं उस स्वयं से मुक्ति पा चुका हूं काफी हद तक, कि दूसरों को अफेक्ट कर दूं। तो मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो दिमाग में कॉन्सेप्ट बनी हुई है ना मेरे बारे में, कि भाई मेरी एजुकेशन वैसी नहीं हो पाई तो करियर ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं फलाने घर से नहीं आ पाता तो जिंदगी ऐसे नहीं हो पाएगी, ये लड़की वैसी नहीं है तो इसके साथ वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं हो सकता। दुनिया भर की जो मेरे दिमाग में जो स्केच खींचे पड़े हैं, जो इक्वेशन लगे पड़े हैं मेरे दिमाग में, A+B इक्वल टू C, अब A मिला नहीं तो C बनेगा नहीं। ये जो मेरे दिमाग में इक्वेशन भरे पड़े हैं ना, कि अच्छी जिंदगी तो कुछ वही होती जब मैं वहां से आता, उस फैमिली से आता, उससे शादी हो जाती, इतना पैसा होता, ऐसी जगह घर होता, अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस ना करता, अगर मैं एक स्टेप ले लेता अपनी जिंदगी में, तो आज मैं क्या से क्या होता। ये स्टोरी आप हर किसी आदमी से सुन सकते हो। ये ना मेरे स्वयं का हिस्सा है, और मेरे स्वयं में बहुत नीचे तक घुसा हुआ है। अगर ये हो जाता तो आज मुझे ना यहां पे प्रोग्राम में आने के बाद, ये तो रिकवरी का प्रोग्राम है ना, तो रिकवर करना है, अपने स्वयं से भी करना है। आज मुझे जो मेरी स्वयं वाली थिंकिंग है, जो मेरी सेल्फ विल है, इसको साइड हटा के एक गॉड विल को आने देना पड़ेगा। एक आदमी का मैं किस इंसिडेंस का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि इसमें हमारी सेरेनिटी प्रेयर कैसे यूज होती है लाइफ में वो दिख जाता है। एक आदमी का 40 मिलियन का नुकसान हो गया, अपने काउंसलर स्पॉन्सर के पास पहुंचा, और पहुंचते ही कहता है कि सर मैं बर्बाद हो गया। वो कहता है क्या हुआ? कहता है मेरा 40 मिलियन का नुकसान हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तो उसका स्पॉन्सर कहता है कि भाई देख, तेरा 40 मिलियन का नुकसान हो गया, ये एक फैक्ट है, पर तू बर्बाद हो गया ये तेरी ओपिनियन है। जैसे हम सेरेनिटी प्रेयर में कहते हैं ना, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। तो ये तो फैक्ट है कि 40 मिलियन का नुकसान हो गया, इसको तू बदल नहीं सकता, मैं बदल नहीं सकता, इसे तो एक्सेप्ट करना है, एंड करेज टू चेंज द थिंग्स दैट वी कैन। लेकिन तू बर्बाद हो गया ये तेरी ओपिनियन है, इसको बदलना है। फलाने कॉलेज में नहीं जा पाया, इट्स अ फैक्ट, आई हैव टू एक्सेप्ट इट।
लेकिन इसके कारण से करियर ग्रेट नहीं होगा, ये तेरी ओपिनियन है। फलानी लड़की से विवाह नहीं हो पाया, ये फैक्ट है, पर इसके कारण तेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, तेरे जीवन में प्यार नहीं होगा, ये तेरी ओपिनियन है। इसको बदलना है ना। फलानी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी इसलिए कैरियर नहीं अच्छा हो पाएगा, ये तेरी ओपिनियन है। वो जमीन ले लेते तो आज यहां पर होते, वहां पर होते। वो जो जमीन हमने 6 लाख की छोड़ दी, आज वो 70 लाख की हो गई। ये सब कहानियां, ये एक बार मेरे स्पॉन्सर ने बहुत बढ़िया कहानी सुनाई मुझे कि वो जा रहा था अपनी बाइक से, अब उसने फ्री टर्न लिया लेफ्ट पे, और रॉन्ग साइड से जैसे उसने टर्न लिया लेफ्ट का, सामने से ट्रक आ रहा था, और बाल बाल वो बचा। मुश्किल से 1 इंच का डिफरेंस रह गया दोनों में। वो अपने स्पॉन्सर के पास पहुंचा, मेरा स्पॉन्सर अपने स्पॉन्सर के पास पहुंचा, तो उसके स्पॉन्सर ने उसे देखा, कहता भाई लाल पीला क्यों हुआ पड़ा है? कहता सर मैं आपको क्या बताऊं, आज तो मैं बाल बाल बच गया। कहते क्या हुआ? कहते मैंने लेफ्ट टर्न लिया, सामने से ट्रक आ रहा था रॉन्ग साइड से, बस मैं बाल बाल बचा, 1 इंच की दूरी रह गई। उसके स्पॉन्सर ने कहा भाई बच गया ना, मर जाता पर मरा तो नहीं। होने को तो कुछ भी हो जाता, होने को तो बिल गेट्स हो जाता, होने को तो बराक ओबामा हो जाता, होने को तो प्रधानमंत्री हो जाता, पर हुआ तो नहीं। होने को तो भ्रूण हत्या में मारा जाता, पर मरा तो नहीं। तो जो है उसको रिजॉइस कर, अभी तो जिंदा है, अभी तो बल्ले बल्ले कर। मरता तो मातम मनाता ना, बिना मरे मातम मना रहा है। और ये मैं देखता हूं अपनी जिंदगी में, जो मेरा स्वय है ना, ये बिना मरे मातम मनाने की कोशिश है। मातम उस चीज का मनाया जा रहा है, पहली बात तो जो मरे ही नहीं। ये मेरी सोच है, ये मेरी स्वय है जो मुझे कहता है कि जीवन किसी और प्रकार से अच्छा होता। मैं एक ऑफिस में काम करता था, तो मेरे कोलीग था, तो वो रामलीला वगैरह में रावण का पार्ट करता था, बड़ी सी रामलीला में करता था, और कला में बहुत रुचि रखता था, कला में, रंगमंच में बहुत रुचि रखता था। लंबा चौड़ा सा आदमी था, रावण का रोल करता था, और बहुत ज्ञानी था। ये बोल रहा हूं मैं आप लोगों से, बहुत ज्ञानी था। तो वो किसी को बता रहा था कि जो अवतार मूवी थी, जो 2012 या 10 में आई थी, उसमें 1200 करोड़ रुपए लगे थे, 1200 करोड़ रुपए लगे थे। तो किसी और से बता रहा था, तीसरे आदमी से। उस तीसरे आदमी ने कहा मुझे पसंद ही नहीं आया, मुझे पसंद ही नहीं आई मूवी। तो ये जो बता रहा था उसको कि 1200 करोड़ रुपए लगे, रंगमंच में काम करता था, ये चिढ़ गया। ये मुझसे थोड़ी दूर बैठा हुआ था, 4-5 लोग बीच में बैठे हुए थे, तो कोने पे बैठा हुआ, तो वहां से उठ के मेरे पास आया। कहता ऋषि भाई, अवतार मूवी को बनाने में 1200 करोड़ रुपए लगे, और ये आदमी कहता है इसको पसंद ही नहीं आई। अब उसने तो ये बात कह दी, लेकिन मुझे उसी कंप्यूटर पे बैठे बैठे स्क्रीन पे एक चीज दिखी। मैंने कहा 5 बिलियन साल उम्र है इस पृथ्वी की, 5 बिलियन साल की जर्नी पूरी करके इस पृथ्वी ने आज ऋषि गुप्ता को बनाया है, आज मुझे बनाया है। और मैं कहता हूं मुझे पसंद ही नहीं आया आदमी, जब शीशे में देखता हूं। 1938-35 वगैरह में ए का प्रोग्राम शुरू हुआ होगा। मेरे को ए के इतिहास पे कोई इतना जबरदस्त कमांड है नहीं, मैंने इतिहास पढ़ना ही छोड़ दिया, मैंने आपको बता ही दिया ए में आने के बाद। तो 1935 में ये प्रोग्राम बना, बिल बॉब पता नहीं कितने मेंबर हैं, किस तरीके से इंडिया में आया, फिर नोएडा में आया, फिर पाथफाइंडर हुआ, फिर इतनी बड़ी प्रोग्राम है। और मैं अपनी सोबर जिंदगी को देख के कहता हूं मुझे मजा ही नहीं आया। इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है ए का मेरे ऊपर भी। आज जो मेरे पास मैसेज पहुंचा है, मेरे ऊपर भी 5 बिलियन साल से अर्थ इन्वेस्ट कर रही है कि एक दिन ऋषि गुप्ता पैदा होगा, और वो अपने आप को शीशे में देख के कहे मुझे पसंद ही नहीं आया। ये तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट बेकार गया। मेरी बीवी जो है वो 5 बिलियन साल का इन्वेस्टमेंट उसमें भी है, मेरे बेटे में भी है, मेरे बॉस में भी है, उस आदमी में है जिसे पसंद नहीं कर रहा मैं। कुदरत ने हैवीली इन्वेस्ट किया है उसमें, और मैं कहूं मुझे पसंद ही नहीं आया वो आदमी, बीवी पसंद ही नहीं आई, बच्चा पसंद ही नहीं आया, अपना चेहरा पसंद ही नहीं आया। अरे हद हो गई यार, जो भी चीज महंगी है तो ये पसंद ही नहीं आई।
पसंद क्या आई जो हुई नहीं? पसंद क्या आई? वो नौकरी जो मिली नहीं? पसंद क्या आई? वो लड़की जिससे विवाह। तो ये जो मेरा स्वयं है ना, जो हुआ नहीं, जहां जहां मैं अटका पड़ा हूं, ये 1 मिनट में जा सकता है। इसकी जाने की जो शुरुआत है ना, वो 1 ही मिनट में हो सकती है। और वो है जब मैं एक बार ये पहचान लूं कि ऊपर वाला ना कभी एक्सीडेंट नहीं करता। एक मुल्ला जी है हमारे पास, तो बिरयानी बेचते हैं हमारी कंपनी के पास। तो उसने कहा अपने में कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। मुल्ला जी थे, बैठे हुए थे, बिरयानी खा रहे थे, मेरे को कहते हैं कि घर पे तुम्हारे लिए भिजवा दूं। तो मैंने बताया कि मैं वेजिटेरियन हूं। तो उसने कहा ठीक है, मैं गोभी की बनवा के भिजवाऊंगा। और बनवा के लाए। वो बहुत स्नेह रखते हैं मुझसे, सिगरेट पीने आते हैं, मैं भी सिगरेट पीने जाता हूं, तो बातचीत हो जाती है। पौंडीचेरी में ज्यादा लोग सिगरेट पीते नहीं है, तो जो एक दो लोग सिगरेट पीते हैं तो उनकी आपस में दोस्ती होना लाजमी है। तो मुझसे कहते हैं कि भाई अपने अंदर कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। कहता ये दुकान है ना मेरी, ये मेरा 10वां बिजनेस है। इससे पहले 9 बिजनेस में गंवा चुका हूं, पर मुझे दुख नहीं है। अल्लाह ने मुझे कल भी भूखा नहीं रखा, आज भी भूखा नहीं रखेगा। और अपने अंदर कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। इबादत में खलल पड़ जाता है। उसने शायद यही शब्द यूज किए थे उर्दू के, कि इबादत में खलल खलल पड़ जाता है। लेकिन मुझे उसकी बात समझ में आई कि भैया मैं जो हूं, मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो किसी मकसद से हो रहा है। अगर मैं ये सोचने लगूं कि जैसा ऋषि तू बन गया, तू गलत बन गया, तो मैं ये कोई कह रहा हूं ऋषि तू गलत बन गया, मैंने खुद को कोई बनाया, मैं तो ऊपर वाले ने बनाया मुझे। तो मेरी तो इबादत में वो कारीगर खराब हो गया, उसकी कारीगरी खराब हो गई। मैं कहता हूं मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ऊपर वाले तो स्टोरी लिखना नहीं जानता, तुझे पता नहीं कि स्टोरी कैसे लिखी जाती है। तो मैं जब अपने ईगो से बाहर एक बार ऊपर वाले की महिमा देखने लगता हूं ना, तो ऑटोमेटिकली अपने स्वर से बाहर आ सकता हूं। तो मुझे ना आज एक एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मेरे को जैसे जैसे एक कहानी बताई जाती है छोटी सी, मेरे दोस्त ने मुझे भेजी, फिर इसके साथ मैं फिनिश करता हूं। मेरे में 2-4 कमियां हैं, हो सकता है, लेकिन 50 अच्छी बातें भी हैं। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ जा रहे थे, तो वो जाते जाते, मेरे किसी दोस्त ने फॉरवर्ड की स्टोरी इसलिए बता रहा हूं, तो वो जाते जाते किसी खेत के पास एक उसने किसान परिवार को देखा। किसान परिवार में बीवी गा रही थी, किसान गा रहा था, बच्चा भी गा रहा था, और काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे मस्ती में। अब राजा सेल्फ पिटी में आ गया उसकी खुशी देख के। राजा कहता है मेरे पास राजमहल है, मेरे पास नौकर चाकर है, मेरे पास धन दौलत है, पर मैं ऐसे खुश नहीं रह पाता। ये इतना खुश क्यों है मंत्री जी, ये बताओ। तो मंत्री ने बताया कि राजा साहब, ये 99 का जो क्लब होता है ना, ये उसमें नहीं है। तो राजा ने कहा 99 का क्लब क्या होता है? कहता आप मुझे 99 सिक्के दो जरा सोने के एक बार। राजा ने दे दिए। राजा ने कहा अब बता 99 का क्लब क्या होता है? कहता 6 महीने बाद बताऊंगा। अब उस मंत्री ने क्या करा, वो जो 99 सिक्के थे उन्हें एक पोटली में बांध के, एक बैग में बंद करके, उस किसान के घर के जो गेट था, उसका दरवाजा था, वहां पे रख दिए। तो किसान अगली सुबह उठा, उसने दरवाजा खोला, उसे एक बैग दिखा, बैग को खोला, उसमें 99 सिक्के। काउंट नहीं किए थे, उसने देखा सिक्के हैं सोने के, काउंट करे 1 2 3 4 99। उसे लगा यार 99 तो नहीं हो सकते, राउंड फिगर होगा 100, किसी से गलती नहीं हुई होगी, मुझसे ही गिनने में गलती हो गई, चलो दोबारा गिनते हैं। दोबारा गिने उसने, फिर 99। कहता है हो सकता है कि मैं आज नर्वस हूं इसलिए काउंट नहीं कर पा रहा। बीवी को बुलाया, बीवी से कहा तू गिन, बीवी ने गिरे, फिर 99। बेटे को बुलाया, तू गिन, बेटे ने गिने, फिर 99। कहता कौन बच्ची बीज आदमी है जिसने साले एक छोड़ दिया, 99 रखे थे, एक और रख देता, राउंड फिगर करता। तो उसने कहा चल कोई बात नहीं है, मैं मेहनत करके जो एक सिक्का कमी पड़ी हुई है ना, मैं पूरा कर दूंगा।
तो वो जो एक किसान को 2 घंटे से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है, और वो 4-4 5-5 घंटे काम करने लगा, बाजार ज्यादा सामान बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा, पसीना बहाने लगा, वो एक सोने का सिक्का पूरा करने के लिए। किसान था तो सोने का सिक्का इतनी जल्दी आएगा नहीं। अब बीवी ने सोचा ये क्या पागल आदमी हो गया, इसके पास 99 पड़े हुए हैं, उसे तो यूज नहीं कर रहा है, एक के पीछे पड़ा हुआ है, चल ऐसा करती हूँ मैं जाकर शॉपिंग कराती हूँ। तो उसने 2 सिक्के उठाए और जाकर शॉपिंग कराई। अब शाम को वो आया, उसने काउंट करे, देखा तो 97, 97, 2 कम। बीवी ने कहा मैं शॉपिंग कराई। कहता है कि बदतमीज औरत, तुझे पता नहीं एक सिक्के के लिए मैं अपना जीवन व्यर्थ कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं इतने, और तू 2 सिक्के की जाकर शॉपिंग कराई। अब बीवी भी गुस्सा। अब बेटे ने देखा, बेटा भी अपना कुछ खेलने वेलने का सामान ले आया, 2 सिक्के लेके। अब रह गए 95। और घर में तीनों में लड़ाई। तो 6 महीने बाद वो राजा फिर अपने मंत्री के साथ आया। मंत्री लेके आया राजा को, देखो अब दिखाता हूं आपको 99 क्या है। और जब आया देखा तो तीनों के तीनों लड़ रहे थे, एक दूसरे पे गालियां बकतार कर रहे थे। तो राजा ने पूछा क्या हुआ इन परिवार को। कहता भी 99 के क्लब का हिस्सा बन गए। कहते 99 क्लब होता क्या है। कहते ये वो क्लब होता है आदमी पे जो 99 है उसका उपभोग तो नहीं करेगा, जो एक नहीं है उसके लिए परेशान रहेगा। और पूरी दुनिया ऐसी बनी पड़ी है, हजारों फ्लाइटें टाइम पे आती हैं, सब सुरक्षित जाते हैं, उनकी बात कभी नहीं होगी। जो एक मिस हो गई, अरे इसकी फ्लाइट लेट हो गई। हजारों लोग हैं जो बच गए, सुबह जिंदा उठे हैं, 2 मर गए, उनकी बात होगी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं, हिम्मत रखता हूं मैं बोलने की कि मेरे में 100 खूबियां हों, जो 2 कैरेक्टर डिफेक्ट होंगे ना, ध्यान उन पे ही रहेगा। ग्रैंडियोसिटी, मैं कहा ये भी कोई कैरेक्टर डिफेक्ट होता है क्या, ग्रैंडियोसिटी। अरे ठीक है, 4 लोगों को खिला दिया, लो सेल्फ एस्टीम में आके पैसे पहले पे कर दिए, हो गया यार। अब उसके लेकर रोने बैठोगे, हो गया। और ये स्टेप 4 जो है ना, बहुत जल्दी करके पार निकलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 2-3 वीक से ज्यादा होना चाहिए, वरना आदमी की स्पिरिट ही डूब जाती है। और इसीलिए अगर मुझसे कोई पूछता है ना भैया स्टेप करने हैं, तो मैं नरेन, मनोज जैसे यंग स्पॉन्सर को ही बोलता हूँ, मैं इनकी स्पीड थोड़ी तेज है, जल्दी करा के निकाल लेंगे, वरना फंस जाएगा भाई तू। मैं किसी बहुत बड़े ओल्ड, जो कोई भी 50 साल से ऊपर का, जो मैं थोड़ा कम ही एडवाइस करता हूँ, मैं ज्यादा एडवाइस उनको ही करता हूँ जो थोड़े यंग टाइप के स्पॉन्सर होते हैं ना, क्विकली करा के निकालें। मतलब मैं एनोनिमिटी नहीं छोड़ रहा, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ एक बात। मेरे कहने का अर्थ ये था कि स्टेप का भी एक ना निहित टाइम होता है, टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए। अब स्टेप 4 पे लगे पड़े हैं तो स्टेप नहीं हो रहा है, वो तो डिगिंग हो रही है, वो तो खुद की हत्याएं हो रही हैं, सेल्फ में और घुसा जा रहा है। तो ये जो स्टेप की प्रोसेस है ना, मुझे सेल्फ से निकालने के लिए है। मुझे समझ में तो आए कि तू तो सोचे पड़ा है। अब कहते हैं पूरे के पूरे 12 स्टेप में अल्कोहल का शब्द शायद एक बार ही आया, वी एडमिटेड दैट वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल, उसके बाद पूरा नहीं आया कहीं पे। बाकी तो सारा सेल्फ का मामला है ये, केम टू बिलीव, मेड अ डिसीजन, कैरेक्टर डिफेक्ट, बाकी तो सारा सेल्फ का मामला है ये, सेल्फ की बीमारी है। मैं तो शराब भी इसलिए पीता था, बेचैन रहता था। किस बात पे बेचैन रहता था पता नहीं। तो बाकी तो ये सेल्फ है ना, इससे निकलने का मामला है, बॉन्डेज ऑफ सेल्फ है मेरी। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं लगता है मैंने समय पूरा ही कर लिया। थैंक यू फ्रेंड्स, ओनली दिस मच आई वांटेड टू शेयर। थैंक्स फॉर पेशेंटली लिसनिंग।